Hello students, welcome to Sukshma's. I am Tamanna Mehta, Sukshma सेल्फ लर्निंग कोच। तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक, जैसे कि हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म एक पार्ट होता है। क्या किस चीज का पार्ट होता है? इट इज अ काइंड ऑफ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उनमें से एक करेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे ब्रॉडली अबाउट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे मेंशन करनी बहुत जरूरी है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कि मेटाबॉलिज्म लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक any other characteristic, metabolism is also an important characteristic of a living being. ठीक है, of a living being. तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म एक, अगर हम ब्रॉडली बात करें, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एक बॉडी में होते हैं ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब कि all the chemical reactions, all the chemical reaction which occurs, all the chemical reaction which occurs in the body of, किसकी बॉडी में होता है? in the body of living organism, in the body of living organism, that is what we call as मेटाबॉलिज्म। उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट इज नोन टू बी एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग, फॉर बीइंग अ लिविंग बीइंग। ओके, तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म आगे दो, हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं कि इसकी जो डिवीजन है ब्रॉडली, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, हम कह सकते हैं डिविजन्स। एक होता है एनाबॉलिज्म, एंड द सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। तो बच्चों क्या होता है एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, एनाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक तरीके का एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें एक, हम कह सकते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेट सपोज, जैसे कि मैं एक बात करती हूँ, जैसे कि ये हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं विथ एनर्जी। जब इनके साथ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं एनाबॉलिज्म का दूसरा नाम लिखूं तो इट इज अ बिल्डिंग अप प्रोसेस। बिल्डिंग अप प्रोसेस कैसे? कि यहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड दे फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल बनता है, जहां से बन रहा है, बिल्डिंग अप हो रही है, दैट इज नोन टू बी एज एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म मींस बिल्डिंग अप प्रोसेस। ठीक है, जहां पे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। जैसे इसकी बहुत कॉमन एक एग्जांपल है, तो आपको एग्जांपल याद भी करनी है, इसी से आगे हम क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? इट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। तो synthesis of protein and amino acid is the example of anabolism, in which small molecules in the presence of energy they combine and form a bigger molecule. That is what we call as anabolism. अब आगे आ गया कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज व्हाट? यहाँ पर क्या होता है कैटाबॉलिज्म में? बिल्कुल ऑपोजिट होता है एनाबॉलिज्म का। ये बेसिकली अगर हमें कैटाबॉलिज्म को बोलना हो तो इट इज नोन टू बी एज ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कैटाबॉलिज्म होता क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा, एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक होता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी, that is the process which is known to be as catabolism. ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। कैटाबॉलिज्म इज व्हाट? व्हेन अ बिगर मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज सम एनर्जी, that process is known to be as, that particular metabolic process is known to be as catabolism. और अगर इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, इसकी एग्जांपल कौन सी है? इसकी एग्जांपल क्या है?
इसकी एग्जांपल है कि जब शुगर है, जो शुगर broken down, sugar broken down into मॉलिक्यूल, जब शुगर ब्रेक डाउन होते हैं, शुगर ब्रेक डाउन इनटू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लस वाटर के साथ साथ एक और चीज निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब शुगर का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें से पानी, वाटर का मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है विद, प्लस यहाँ पर हमने क्या बोला था कि स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल तो निकलते हैं, प्लस एनर्जी निकलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिलीज्ड ओवर हियर। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म, जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल विच इज शुगर मॉलिक्यूल इज गेटिंग break down into small molecules like water and carbon dioxide and liberates some energy, and energy in the form of ATP. So this process is known to be as catabolism, in which a bigger molecule is getting broken down into smaller molecules plus energy, and whereas on the opposite side, on the other hand, synthesis of protein and amino acid is considered to be the example of anabolism. Why? Because in this, एक हमारा जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके हमारा एक बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। तो बच्चों इतने से पोर्शन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जरा अब हम क्वेश्चंस बना के देखते हैं कैसे कैसे एमसीक्यूज बनेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू क्या बनेगा कि मेटाबॉलिज्म इज व्हाट। ठीक है, अब आगे मैं ऑप्शंस में क्या लिख रही हूँ, एनाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है? it only releases energy, it only takes energy। ना तो अकेला एनाबॉलिज्म होता है, ना रिलीज करता है अकेली एनर्जी, ना टेक करता है, मतलब इनटेक भी नहीं करता है एनर्जी का, में रिलीज और अपटेक एनर्जी। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रिलीज भी हो सकता है एनर्जी का और अपटेक भी हो सकता है एनर्जी का। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। मोर ओवर, हम मेटाबॉलिज्म की जो हमने डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन होता है कोई भी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन टू बी एज मेटाबॉलिज्म। तो उससे भी हम उसको भी एज अ ऑप्शन यहाँ पर बना के इन दैट वे ऑल्सो यू कैन क्रिएट योर क्वेश्चन। और भी कैसे क्वेश्चंस बनते नजर आएंगे बच्चों हमें, among which of the following is the process in which release of energy takes place। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, कौन सा ऐसा प्रोसेस। अब ऑप्शंस क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शंस हम लिख देंगे एनाबॉलिज्म। सेकंड ऑप्शन मैंने क्या बना दिया, मेटाबॉलिज्म। थर्ड ऑप्शन मैंने बना दिया कैटाबॉलिज्म। फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। हमने पढ़ा था कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। सो अमंग दिस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन में से आपको एक और क्वेश्चन बनता नजर आ रहा होगा बच्चे, कैसे, अगर मैं रिलीज की जगह अगर मैं अपटेक लिख दूं, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विच अपटेक द एनर्जी which uptakes the energy, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऑप्शंस अभी भी सिमिलर है तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा अब, एनाबॉलिज्म। क्यों? बिकॉज एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, अपटेक ऑफ दैट एनर्जी, whereas कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ दैट एनर्जी। सो बाय चेंजिंग जस्ट अ सिंगल वर्ड यू कैन क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम द एग्जांपल पोर्शन, कि जैसे which of the following is the
Which of the following is the example of anabolism? ठीक है, which of the following is the example of anabolism? पहला है शुगर ब्रेकडाउन, बी मैंने लिख दिया वाटर ब्रेकडाउन, सी ऑप्शन मैंने लिख दिया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, डी ऑप्शन मैंने लिख दिया नन। ठीक है, सो अमंग दिस एनाबॉलिज्म की एग्जांपल कौन सी है? वी नो दिस थिंग कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इन अ सिमिलर मैनर यू कैन आल्सो क्रिएट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस थिंग, एक नया क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की जगह अगर मैं कैटाबॉलिज्म लिख दूं तो ऑप्शंस भी सिमिलर रहेंगे, क्वेश्चन भी सिमिलर रहेगा, बट हमारा आंसर है जो वो चेंज हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर। अगर इन डिटेल भी करेंगे इसको इस एक और वे में पूछा जा सकता है बच्चों। कैसे पूछेंगे? in which process bigger molecule gets converted into smaller molecules and liberate एनर्जी। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शंस में हम लोग लिखेंगे सारे प्रोसेसेस कि एनाबॉलिज्म हो सकता है, क्या कैटाबॉलिज्म हो सकता है। सी ऑप्शन लिख दिया बोथ, डी ऑप्शन मैंने क्या लिख दिया? नन। सो इन दिस केस वी नो दिस थिंग कि जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा एंड एनर्जी रिलीज करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज कैटाबॉलिज्म। इन अ सिमिलर मैनर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इन विच प्रोसेस स्मॉलर मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू बिगर मॉलिक्यूल, यहाँ पे बिगर कर दिया, एंड यहाँ पे एंड लिबरेट की जगह विथ एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी सिमिलर रहेंगे बट आंसर चेंज होके ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, सो इन दिस वे बच्चों यू कैन क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, तो अब क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बारी बारी ये चीज बोली है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे दैट इज नोन टू बी एज मेटाबॉलिज्म। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, ये हमें ये चीज दिख भी रही है। ओके फाइन, हो रहा है। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से हम एक चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम एक चीज बहुत क्लियरली समझ आ रही है। वो क्या आ रही है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो यूनिक फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक फंडामेंटल फीचर है, फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is what is metabolism. Okay, तो metabolism is the defining feature कह सकते हो, fundamental feature कह सकते हो, तो इन दोनों में से कोई भी word यूज कर सकते हो। it is the defining feature or the fundamental feature of a living organism. So this particular thing can also be asked in a question. यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन बना सकते हो बच्चों। कैसे आप बनाओगे कि which process is the डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑप्शंस में एक में मेटाबॉलिज्म, दूसरे में रिप्रोडक्शन, ठीक है, तीसरे में कैटाबॉलिज्म लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज नन। So in this case you know this thing कि metabolism is a unique feature, fundamental भी है, defining भी है, and it is a unique feature of living organism. क्यों? Because it is not observed in the case of non-living. It can also, यही same question, same concept एक और वे में से पूछा जा सकता है बच्चों। कैसे पूछोगे आप ये चीज? इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हो, which process don't
occur in non-living, which process don't occur in non-living organism. ऑप्शंस में मैंने लिख दिया कैटाबॉलिज्म, बी लिख दिया एनाबॉलिज्म, सी लिख दिया मैंने मेटाबॉलिज्म, डी में लिख दिया नन. सो इन दिस केस ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इन दिस वे यू कैन आल्सो क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है बच्चों, सो इन दिस वे यू कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, तो आगे बच्चों हमें एक चीज देखनी है, हमें एक चीज है कॉन्शियसनेस. हम सबको पता होता है इस वर्ड का मीनिंग, बट इसको थोड़ा सा एज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको थोड़ा सा हम लोग कंसिडर करेंगे कि कॉन्शियसनेस जो होती है वो क्या होती है बच्चों. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड कॉन्शियसनेस. सो कॉन्शियसनेस एक ऐसी स्टेट है कि जहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर एबल टू डिटेक्ट द चेंजेस. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि डिटेक्ट चेंजेस. किसमें चेंजेस? हमें ऑब्वियसली पता है कि चेंजेस वो डिटेक्ट करते हैं. चेंजेस किसमें? हमारे आसपास. ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, एंड अकेला डिटेक्ट नहीं करते हैं, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड. मतलब अगर मैं कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन पर जाऊं बच्चों, तो कॉन्शियसनेस इज अ थिंग जहां पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डिटेक्ट and respond to the changes which are occurring in our surrounding, which are occurring in our environment. That ability is known to be as consciousness. कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ है, वो ऐसी एक चीज है जो कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरमेंट में चेंजेस कुछ हो रहे हैं उनको पहचानने के साथ साथ उसको एक रिस्पॉन्स देना. ठीक है, एक हम कह सकते हैं एक रिप्लाई देना जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं बच्चों. ठीक है, ये तो हो गई कॉन्शियसनेस. अब क्या हो गया, एक वर्ड होता है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों? कि अबिलिटी. अब मैं कह रही हूँ कि सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, एक उसको तो हम कॉन्शियसनेस बोलेंगे. ठीक है, पर जो अबिलिटी होती है इस चेंज को डिटेक्ट करने की और इस चेंज को हम कह सकते हैं इस चेंज के लिए रिस्पॉन्ड करने की, दैट ability of responding and the ability to detect that changes is known to be a sensitivity. Okay, so I hope this thing is very clear to you. ठीक है, और एक और चीज होगी, ये हम सेंसिटिविटी होगी. एक होता है स्टिमुलस. स्टिमुलस इज व्हाट? स्टिमुलस इज द change which can be detected. स्टिमुलस वो एक इमीडिएट चेंज होगा विच कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से जो भी चेंज डिटेक्ट किया जा सकता है, दैट इज नोन टू बी एज स्टिमुलस. तो ये चेंज कौन कौन सा होगा? ये चेंज एक तरह का हम कह सकते हैं चेंज, इट कैन बी फिजिकल ऑल्सो. अब इस चेंज की इस चेंज को थोड़ा मैं इन डिटेल कर रही हूँ कि इट कैन बी फिजिकल ऑल्सो. सेकेंड थिंग, इट कैन बी केमिकल ऑल्सो एंड इट कैन बी बायोलॉजिकल ऑल्सो. ठीक है, तो ऐसा कोई भी चेंज अपने एनवायरमेंट में, ऐसे चेंज को हम बोलेंगे स्टिमुलस. ability of an organism to detect or to respond in that particular thing, उसकी ability को बोलेंगे sensitivity. और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्शियसनेस. कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वो कॉन्शियसनेस है कि वो इसको डिटेक्ट कर सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सके. ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई बच्चों. तो चेंजेस कौन से हो गए? फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया. एक मैं इसमें आपको एक चीज बताती हूँ, इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए. तो हमने डेफिनेशंस की हैं, थोड़ा क्लियर करने के लिए इसको एक चीज बताती हूँ. कई प्लांट्स होते हैं, कई प्लांट्स होते हैं और कई एनिमल्स होते हैं. मैं एग्जांपल्स भी दे देती हूँ आपको आगे. प्लांट्स जैसे कि आप लगा लो कि रेडिश होता है, जो रेडिश होता है, एंड हम कह सकते हैं कि रेडिश हो गया. एक हम लगा देते हैं सोयाबीन हो गया.
ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ प्लांट एक्सेट्रा, और भी कहीं होते हैं दीज काइंड ऑफ प्लांट्स। और एनिमल्स में भी अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो गोट हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, मतलब पर्टिकुलर सीजन में ही हमें इनकी ब्रीडिंग हमें देखने को मिलती है। तो सीजन सीजन भी अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं, सीजन कौन सा, सीजन इज विंटर ओवर हियर। तो विंटर में हमें देखने को मिलता है कि इनके ब्रीड्स आगे आ रही है ना, ठीक है। विंटर हो गया, कई बार हमें समर में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कि कहीं कोई सा भी सीजन आ गया, ये थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो विंटर में कई बार, समर में कई बार, ऑटम में, तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स इनको बोलते हैं। सो दीज आर नोन टू बी एज सीजनल ब्रीडर्स। तो अभी इसी में से हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ये इनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है ना, ये डिपेंड करता होता है एक्सटर्नल फीचर पे। हम अभी पढ़ रहे थे ना पीछे, ये देखो बच्चों, ये हम पढ़ रहे थे ना कि कोई भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, ये डिटेक्ट करता है, ये करता है, वो करता है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी। तो एनवायरनमेंट में चेंजेस, अब जैसे लेट सपोज एनवायरनमेंट में चेंज कैसा आया, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एनवायरनमेंट में चेंज कैसा आया कि जी विंटर्स आ गई, विंटर्स आ गई तो क्या हो गया, जो हमारी डे लेंथ है वो हमारी डे लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डे लेंथ कम होगी तो ये चीज डिटेक्ट कर लेंगे। तो जो इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है ना, it changes with the length of the day. Their reproductive behavior changes with the length of the day, and that length of the day is known to be as photoperiod. Okay, that particular length is known to be as photoperiod, ठीक है। So in this way they can detect the changes, this like हम बोले day length change हो रही है तो they can detect that also, ठंड बढ़ रही है ना, they can detect that also। So ये सारे जो changes हैं ये लोग डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद ही इनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो चेंज भी हो जाता है। So this is what is unique in the case of what we can say in living organism, कि इनका ऐसा हम ये नहीं कह सकते कभी भी ये ब्रीड करेंगे। दे आर नोन टू बी सीजनल ब्रीडर्स, बिकॉज ये अपने पर्टिकुलर सीजन में ही ये लोग ब्रीड करने वाले हैं, और तभी हमें इनकी न्यू वैरायटीज देखने को मिलती हैं। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। चलो अब कुछ देखते हैं क्वेश्चंस बना के बच्चों इसी में से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये बनाएंगे कि विच breeds in a specific which breeds in a specific season are known as, which breeds in a specific seasons are known as what। तो आगे हम ऑप्शंस में क्या लिखेंगे, सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स। बी ऑप्शन इज नॉन सीजनल ब्रीडर्स, नॉन सीजनल ब्रीडर्स। सी ऑप्शन इज बोथ एंड डी ऑप्शन विल बी नन। तो इस केस में क्या आएगा बच्चों की जो सीजनल ब्रीडर्स हैं दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहां से बनता नजर आ रहा है बच्चों कि सीजनल ब्रीडर्स आर स्पेसिफिक टू विच सीजन। ये कौन जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं तो कौन से सीजन के लिए स्पेसिफिक हो गए हैं। हम ऑप्शंस में क्या लिखेंगे, विंटर। सेकंड ऑप्शन मैंने ऑप्शन बी बना दिया समर। ऑप्शन सी बना दिया मैंने ऑटम। ऑप्शन डी बना दिया ऑल। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो सीजन स्पेसिफिक कैसे होते हैं कि हर एक का अलग अलग होता है कि इसको विंटर्स में ही करना है, ब्रीड करना है, इसको समर्स में ही ब्रीड करना है, इसको ऑटम में ही ब्रीड करना है। सो इन दिस वे ये इस तरीके से ये चीज चलती है कि जैसे अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये सारे सीजन्स के लिए अपने अपना स्पेसिफिक होता है। दे आर नॉट सीजन स्पेसिफिक, बेसिकली वो एक पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर प्लांट है तो वो अपने पर्टिकुलर सीजन में ही अपना आउटपुट देगा प्रॉपर्ली। ओके, और एक क्वेश्चन बन सकता है, what do we call the length of the day। जो लेंथ ऑफ द डे होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए मैंने लिख दिया फोटो पीरियड, ठीक है। ए ऑप्शन लिख दिया मैंने फोटो पीरियड। बी ऑप्शन लिख दिया मैंने फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is going to be the option second. C option is both.
D option is none. So in this case, जो length of the day होती है, that is known to be as photo period. Okay, so this is going to be the answer. Moreover, एक और क्वेश्चन बनता नजर आएगा बच्चों आपको, कैसे कि which type of changes can be detected by an लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन से टाइप के चेंजेस डिटेक्ट कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो हम ऑप्शंस में क्या देंगे? ऑप्शंस में मैंने दे दिया है फिजिकल. बी ऑप्शन मैंने क्या दे दिया है? बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी केमिकल. बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी केमिकल. सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी बायोलॉजिकल. ठीक है, सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी बायोलॉजिकल एंड डी ऑप्शन इज all. So in this, option D is going to be the correct option. Option D is going to be the correct answer, क्योंकि इसमें तीनों फिजिकल, केमिकल एंड एज वेल एज बायोलॉजिकल तीनों टाइप के जो चेंजेस हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो हाँ ये भी इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन कि changes which can be detected by an organism is called, ऑप्शंस में मैंने लिख दिया सेंसिटिविटी. ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी सेंसिटिविटी. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी कॉन्शियसनेस. ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी कॉन्शियसनेस. ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी स्टिमुलस. Option C is going to be stimulus and option D is going to be none. So in this case, stimulus is going to be the correct option. ठीक है? So in this way, बच्चों, you can also create multiple number of questions from this thing. Okay? तो गाइस, मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है. तो आपका काम क्या है बच्चों? आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है. आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमा's brought you a self learning game which is beyond knowing. इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडी को बहुत इजीली कर सकते हो. इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती हैं, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को बहुत इजीली पूरा करवा देती है. और हाँ बच्चों, यहाँ पर आपको खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करवा देते हैं और यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर्स जैसे कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं टू मोटिवेट यू. ओके, टू नो मोर अबाउट दिस गेम विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो फिर चलिए अब हम आज का एमसीक्यू बनाते हैं फ्रॉम द टॉपिक वी हैव स्टडीड टुडे, so that you can also create or modify this question to post in today's beyond knowing activity, that is post MCQ activity. तो चलो बच्चों, आज का हम एक MCQ बनाते हैं और उसको पोस्ट करके देखते हैं. तो सबसे पहले हम अपनी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे. ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद जब हम अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शंस विजिबल होंगी. इन ऑप्शंस पे हम जैसे ही एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे आपको पोस्ट एमसीक्यू का ऑप्शन विजिबल होगा. जैसे ही आप पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वॉल विजिबल होगी. तो यहाँ पे जो भी आपका सेल्फ मेड क्विज है, क्विज क्वेश्चन है, सेल्फ मेड आपका एमसीक्यू है, बेसिकली सेल्फ मेड एमसीक्यू है, वो आप उसका क्वेश्चन है जो आप क्वेश्चन की स्पेस में टाइप करेंगे. देन कम्स द टैग्स. टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन बिकॉज टैग्स आपके क्वेश्चन को एक अलग से पहचान देते हैं इन रिस्पेक्ट टू अनदर क्वेश्चन. ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, नीट में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो मैंने ये सारे टैग्स इस क्वेश्चन को दे दिए हैं बिकॉज ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है. देन कम्स द ऑप्शंस. जो भी आपका सेल्फ मेड एमसीक्यू है उसके जो आपने सेल्फ मेड ऑप्शंस बनाए हैं वो आपने ऑप्शंस प्रॉपर स्पेसेस में पुट करने हैं बच्चों. देन कम्स द ऑप्शन ऑफ द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल्फ मेड एमसीक्यू इज ऑप्शन 3. तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन 3 पे क्लिक किया. देन यहाँ पर सबमिट एमसीक्यू पे हमें क्लिक करना है. जैसे हम यहाँ पर सबमिट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस वे में हमारा जो एमसीक्यू है वो विजिबल होगा. आप इसी पे क्लिक करके अपने एमसीक्यू को ऐसे भी देख सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दिस इज आवर क्वेश्चन, these are the options and the correct answer is option C. Okay, so in this way you can also post your MCQ. Okay, तो इसको पोस्ट करके, एक MCQ पोस्ट करके हमें मिला क्या बच्चों? हम जब बियॉन्ड नोइंग में जाकर अपने पॉइंट्स टेबल पर जाएंगे तो यहाँ हमारे पॉइंट्स मेंशन होंगे. जैसे कि यहाँ पर हमें हर एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज के स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलते हैं. जैसे कि हमने एमसीक्यू पोस्ट किया तो 1 पोस्ट एमसीक्यू इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स.
ओके जैसे यहाँ पे लिखा है 1 MCQ पोस्ट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। इन अ सिमिलर मैनर कमेंट के भी पॉइंट्स होते हैं, हमने अगर प्ले क्विज की है तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं। सो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर पॉइंट्स बाय डूइंग ऑल दीज वेरियस एक्टिविटीज। यू कैन पोस्ट MCQ, you can play quiz, you can comment, you can clap on the questions. So in this way, by doing all these activities, you can also increase your points. So इन points का benefit क्या है बच्चों? जो हमारा result criteria रहता है game का, it is on alternate basis. It can be on the basis of cutoff and random, and it can be on the basis of points. जैसे कि आज का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है बच्चों वो कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे है, वेयर एज इस वीक का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है वो भी कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे है। तो जैसे कि ऑल्टरनेट बेसिस पे होता है, कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स आल्सो एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम। सो दिस गिव्स चांस टू द न्यू कमर टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम। So you can also increase your points by doing all these various activities, and you can also win in this particular game. So, okay guys, we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukshamas. This will also allow me to see your version of questions over there. Get my profile link in description. और हाँ, अगर आप अपनी daily learning को gamified way में करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code, that is TAMA 26034 to play games under my group and to get maximum discount. Thank you so much.